तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज 593 सेक्शन 3 साइकेट्री की पैथोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले साइकेट्रिक एमरजेंसीज, यानी कि वो एमरजेंसीज जो साइकेट्री डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम एनी ड्रग डेट इंक्रीजेज द 5-HT। तो इसका मतलब है कि कोई भी ड्रग जो सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करता हो, 5-HT को इंक्रीज़ करता हो। साइकेट्रिक ड्रग्स में तो आते हैं इसमें MAO मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI, और SNRI सेरोटोनिन नोरेफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, TCAs ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और विलाजोडोन और वोटियोक्सिटीन एंड बसपायरॉन। नॉन साइकेट्रिक ड्रग्स जो सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करेंगे उसमें एक है ट्रामाडोल, ओडेनसिट्रॉन, ट्रिप्टेंस, एनलाइनजोलिड, MDMA और डेक्स्ट्रोमिथोरफैन, बिपेरिडीन और स्टीफन जॉन्स वॉट। तो इसमें देख लेते हैं ये MDMA क्या है। MDMA, ठीक है, इसको कहते हैं द मिथाइलिन डिऑक्सी मिथेम्फिटामीन। ठीक है, तो ये है मिथाइलिन डिऑक्सी, फिर मेथ एम्फिटामीन, MDMA। तो ये जो है ये भी सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकता है। तो मैनिफेस्टेशंस में हैं 3 A's: इंक्रीज एक्टिविटी, न्यूरोमस्कुलर, फॉर एग्जांपल क्लोनस, हाइपरफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया और ट्रीमर्स एंड सीजर्स। तो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्लोनस हो जाएगा, हाइपरफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज़ होंगे, टोन इंक्रीज़ होगी, ट्रीमर्स और सीजर्स होंगे, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, हाइपरथर्मिया, डायाफोरेसिस, डायरिया और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो इसमें 3 A's हैं। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट में बेंजोडाइजेपीन्स एंड स्पॉटिव केयर। बेंजोडाइजेपीन देंगे एंड स्पॉटिव केयर सिप्रोहेप्टाडीन, 5-HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इफ नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम बेंजोडाइजेपीन देंगे, अगर इनसे भी इम्प्रूवमेंट ना हुई तो फिर हम सिप्रोहेप्टाडीन देंगे। सिप्रोहेप्टाडीन जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। प्रिवेंशन: अवॉइड सिमुल्टेनियस सेरोटोनर्जिक ड्रग्स एंड अलाउ अ वॉश आउट पीरियड बिटवीन दैम। प्रिवेंशन हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर 2 ड्रग्स जो दोनों ही सेरोटोनिन को इंक्रीज़ कर रहे हों तो हम उन्हें सिमुल्टेनियसली नहीं देंगे और उनके दरमियान में हमें वॉश आउट पीरियड भी रखना पड़ेगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है, इसमें है ईटिंग टायरामिन रिच फूड्स। तो टायरामिन रिच फूड्स में एक तो आती है एजड चीज़ेस, क्योर्ड मीट्स, वाइन और चॉकलेट। इन सारों के अंदर टायरामिन है। वाइल टेकिंग माओ इनहिबिटर्स, इनसफिशिएंट वॉश आउट पीरियड व्हेन स्विचिंग एंटी डिप्रेसेंट्स टू और फ्रॉम द माओ इनहिबिटर्स। तो हमने टायरामिन रिच फूड को माओ इनहिबिटर्स के साथ नहीं लेना। और दूसरी वजह इसकी ये बनती है कि जो वॉश आउट पीरियड है वो इनसफिशिएंट है जब हमने एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर माओ इनहिबिटर्स को स्विच करना है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स और माओ इनहिबिटर्स को के दरमियान में एक वॉश आउट पीरियड होना चाहिए। अगर वॉश आउट पीरियड नहीं होगा तो इससे भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस: टायरामिन डिस्प्लेसेस अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, फॉर एग्जांपल नोरेपिनेफ्रिन द साइनेप्टिक लेफ्ट। तो जो टायरामिन है वो साइनेप्टिक लेफ्ट में नोरेपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस कर देता है। इंक्रीज इन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज होगी। ट्रीटमेंट इसकी हम कर सकते हैं फेंटोलामीन। ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक तो टायरामिन रिच फूड्स को हम लेंगे माओ इनहिबिटर्स के साथ, तब होगा या फिर तब होगा जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स को माओ इनहिबिटर्स के साथ ले रहे होंगे। तो इन दोनों सूरत हाल में माओ इनहिबिटर्स दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद आता है मैनिफेस्टेशंस में, इसमें यह होगा कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं फेंटोलामीन से। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एंटीसाइकोटिक्स टिपिकल मोर देन एटिपिकल प्लस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो ये जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पहले से ही मौजूद होगी। फिर जब हम उन पेशेंट्स में टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स दे देंगे, एटिपिकल से भी ये चीज़ हो सकती है लेकिन ज़्यादा इसमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से हो रही होती है।
तो फ़ौरन से पेशेंट को जो है वो मैलिग्नेंट फ़ीवर हो जाएगा, फ़ीवर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें जो है वो मायोग्लोबिनूरिया है, यानी कि यूरिन के अंदर मायोग्लोबिन आ रहा होगा, फ़ीवर हो जाएगा, एंसेफेलोपैथी और वाइटल एंड स्टेबल्स हो जाएंगे, एंजाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे जैसे क्रेटिनाइन काइनेस, मसल रिजिडिटी यानी लेड पाइप। तो उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं डेंट्रोलिन से, डेंट्रोलिन और डोपामिनर्जिक्स, फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टीन, एमेंटाडीन, बेंजोडाइजिपीन्स, डिसकंटिन्यू कॉजेटिव एजेंट। एंटीसाइकोटिक्स हमने लिए और पहले से जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी, तो हमने देखा कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो गया है। इसमें पेशेंट को फ़ीवर हो रहा होगा, मायोग्लोबिनूरिया हो रहा होगा, और एम से हमने मैलिग्नेंट याद रखना है, मायोग्लोबिनूरिया याद रखना है, फ़ीवर से फिर आगे फ़ीवर है, एंसेफेलोपैथी है, वाइटल एंड स्टेबल है, फिर एंजाइम्स का इंक्रीज़ होना जैसे क्रेटिनाइन काइनेज और रिजिडिटी में लेड पाइप वाली रिजिडिटी। इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं डेंट्रोलिन से और डोपामिनर्जिक्स से। डोपामिनर्जिक्स में आते हैं वो जो उसकी ट्रीटमेंट में पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले ड्रग्स से, उनमें एक ब्रोमोक्रिप्टीन, मेंटाडीन और बेंजोडाइजिपीन्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और कॉजेटिव एजेंट यानी एंटीसाइकोटिक्स को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। डेलिरियम ट्रीमंस, ये अल्कोहल के विड्रॉल से होने वाली चीज़ है। अल्कोहल विड्रॉल अकर्स 2 to 4 days आफ्टर लास्ट ड्रिंक। तो डेलिरियम ट्रीमंस जो है वो अल्कोहल के विड्रॉल से होती है और 2 to 4 days के अंदर अंदर जो है ये स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द लास्ट ड्रिंक। क्लासिकली सीन इन द हॉस्पिटल सेटिंग व्हेन इन पेशेंट कैन नॉट ड्रिंक। तो ये हॉस्पिटल में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं वो ड्रिंक नहीं कर सकते। तो इसमें क्या क्या होगा, एक अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, हेलुसिनेशंस हैं, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी, एनजाइटी, सीजर्स, ट्रीमर्स, साइकोमोटर एजिटेशन, इंसोम्निया और नोजिया, हर चीज़ हाइपर एक्टिव हो रही है। इंसोम्निया रेस्टलेसनेस की एक निशानी है, ट्रीमर्स, सीजर्स, ये सारी भी रेस्टलेसनेस वाली चीज़ें हैं। हाइपर एक्टिविटी हो रही है, एनजाइटी, हेलुसिनेशंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक हाइपर एक्टिव स्टेट को जो है वो इंडिकेट करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि डेलिरियम ट्रेमेंस में सारी चीज़ें जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो रही होंगी। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपीन्स, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं बेंजोडाइजिपीन्स। अब हम ये देख रहे हैं कि बेंजोडाइजिपीन्स को हम काफ़ी इस तरह की जो एमरजेंसीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में हम दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हमने कहीं पे बेंजोडाइजिपीन अभी तक नहीं दिया तो वो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इसमें हमने फेंटोलामीन दिया है सिर्फ, बाकी सारों में हम बेंजोडाइजिपीन्स तो दे ही रहे हैं। किसी में हम फर्स्ट लाइन में दे रहे हैं, किसी में हम जो है वो पहले कुछ और दे रहे हैं और बाद में बेंजोडाइजिपीन्स दे रहे हैं। तो डेलिरियम ट्रीमर्स में तो हमने सिर्फ बेंजोडाइजिपीन्स देने हैं, लेकिन लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडाइजिपीन्स देने हैं। एक्यूट डिस्टोनिया, टिपिकल एंटीसाइकोटिक से ये हो रहा होगा। एंटी कन्वर्जेंट्स फॉर एग्जांपल कार्बामेज़ेपिन एंड द मीटोक्लोप्रामाइड, तो ये दो एजेंट्स हैं जो ये करवा सकते हैं। एक इसमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एंटी कन्वर्जेंट्स हैं, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक्स और एंटी कन्वर्जेंट्स में कार्बामेज़ेपिन है और मीटोक्लोप्रामाइड है। सडन ऑनसेट ऑफ द मसल स्पैजम्स हैं, स्टिफनेस है और ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस अकरिंग आवर्स टू डेज आफ्टर मेडिकेशन यूज़। तो ये मेडिकेशन यूज़ से होने वाली चीज़ है। इसमें मसल स्पैजम स्टार्ट हो जाएंगे, स्टिफनेस हो रही होगी और ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस हो रही होगी। कैन लीड टू द लेरिंगोस्पैजम रिक्वायरिंग इंटोबेशन, तो लेरिंगोस्पैजम तक भी बात जा सकती है। ट्रीटमेंट इसके हम करेंगे बेंजट्रोपिन और दी डाइफेनहाइड्रामीन। तो बेंजोडाइजिपिन यहाँ पे हमने यूज़ नहीं करने, बेंजट्रोपिन यूज़ करना है और हमने डाइफेनहाइड्रामीन एक एंटीहिस्टामीन है, तो ये हमने इसमें यूज़ कर लेने हैं। तो इसमें ये देख लेते हैं कि ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस क्या है। ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस डिस्क्राइब्स अ क्लिनिकल phenomenon of the sustained dystoning conjugate and typical upward deviation of the eyes lasting from seconds to hours. It was initially observed in patients with the post-encephalitic Parkinsonism, but since then a number of conditions have been associated with OGC, oculogyric crisis. तो यहाँ पे ये पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। तो इसमें ये होगा कि जो आइज़ हैं उनकी अपवर्ड डेविएशन हुई होगी और सस्टेन्ड रहेगी, यानी ज़्यादा देर तक इस तरह की डेविएशन रहेगी। डिस्टोनिक एंड कॉन्जुगेट,
डिस्टोनिया जो है वो डिस्टोनिक से निकला है। डिस्टोनिया द मूवमेंट डिसऑर्डर दैट कॉज द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंटरली। तो इसमें यह था कि जो हमने देखा कि क्यूलोकारिक क्राइसिस में जो है वो अपवर्ड डेविएशन ऑफ आई थी, वो सस्टेन थी और डिस्टोनिक थी। डिस्टोनिक का मतलब है कि उसमें जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो इनवॉलेंटरी थी। दिस कैन कॉज रिपीटेटिव और द ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। तो वो जो आइस वाले मसल्स हैं उनके अंदर अब यही सब कुछ हो रहा होगा इसमें, कि जो आइस के मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे इनवॉलेंटरली, उनके अंदर रिपीटेटिव और ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हो रही होंगी। द कंडीशन कैन अफेक्ट वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, फोकल डिस्टोनिया, टू और मोर एडजेसेंट पार्ट्स, सेगमेंटल डिस्टोनिया, द पार्ट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, द जनरल डिस्टोनिया। क्योंकि ये आइस के मसल में होती है वो फोकल डिस्टोनिया थी। तो हमने देखा कि ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस में आइस के जो है वो सस्टेन्ड और डिस्टोनिक और कॉन्जुगेट किस्म की अपवर्ड डेविएशन हो रही होगी, जो सेकंड से लेके आवर्स तक प्रोलॉन्ग करेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट की मीनिंग को, तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रामर में बताया हुआ है, बायोलॉजी में भी बताया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे जो मीनिंग सबसे सही लगा है वो ये वाला है। अ मैथमेटिकल वैल्यू और एंटाइटी हैविंग अ रेसिप्रोकल रिलेशन विद अनदर। तो मैथमेटिकल वैल्यू या एंटिटी, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो रेसिप्रोकल होगा। गिवन फेल्ट और डन इन रिटर्न। तो जो सी आइस की अपवर्ड डेविएशन अक्यूलोगायरिक क्राइसिस में थी वो एक सस्टेन्ड थी, ज़्यादा देर तक रहेगी, और वो उसमें डिस्टोनिक थी, यानी उसमें मसल्स की इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन थी, और फिर उसके बाद उसमें जो तीसरी टर्म थी वो कॉन्जुगेट थी, यानी कि वो रेसिप्रोकली एक दूसरे की हो रही होंगी। उसके बाद है एक्यूट डिस्टोनिया, तो उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं बेंजट्रोपिन और डाइफेनहाइड्रामीन से। उसके बाद है कि एक्यूट डिस्टोनिया की कॉम्प्लिकेशन जो है वो लरिंगोस्पैज़म है। लरिंगोस्पैज़म तक ये जा सकती है, रिक्वायरिंग इंटोबेशन और फिर इंटोबेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। लिथियम टॉक्सिसिटी, इंक्रीज लिथियम डोसेज, डिक्रीज इन रीनल एलिमिनेशन। तो इसमें यह है कि लिथियम की डोसेज इंक्रीज़ हो अगर कर दी जाए तब ये होगी, और अगर रीनल एलिमिनेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, जो कि एक्यूट किडनी इंजरी में डिक्रीज़ हो जाती है। मेडिकेशन अफेक्टिंग क्लियरेंस, और कुछ ऐसी मेडिकेशन जो इसकी क्लियरेंस को अफेक्ट करेंगी, जैसे एस इनहिबिटर्स हैं, थायराइड, डायरेटिक्स और एनसेड्स। नैरो थेरापेटिक विंडो, इसकी नैरो थेरापेटिक विंडो है, यानी कि ये बहुत अगर इसकी जो अमाउंट है वो ज़रा सी ज़्यादा हो जाए तो ये अनसेफ़ हो जाती है, ये बहुत जल्दी अनसेफ़ होने वाली जो है वो ड्रग होता है। तो इसमें नोज़िया है, वॉमिटिंग, स्लरिड स्पीच, हाइपर अफ्लेक्सिया, सीजर्स, अटाक्सिया, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इसमें नोज़िया और वॉमिटिंग है जो कि बहुत ही कॉमनली हो रहे होते हैं, और अटाक्सिया, सीजर्स हैं, स्पीच स्लरिड स्पीच है, हाइपर अफ्लेक्सिया है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस इसका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। डिसकॉन्टीन्यू लिथियम, इसके ट्रीटमेंट इस तरह है कि इसको डिसकॉन्टीन्यू कर देंगे, हाइड्रेट एग्रेसिवली विद आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड एंड कंसिडर हीमोडायलाइसिस। सबसे पहले हम लिथियम को डिसकॉन्टीन्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम हाइड्रेट करेंगे विद द आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद फिर हम हीमोडायलाइसिस करेंगे। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टॉक्सिसिटी, ठीक है, तो ये TCA ओवरडोज की वजह से होएगी। इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है, हाइपर पायरिक्सिया, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड QT प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, ट्राईसाइक्लिक्स, कन्वलियंस है, कोमा है, कार्डियोटॉक्सिसिटी है। तो इसमें C हैं, 3 C हैं इसमें, कन्वलियंस, कोमा एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी। एरिथमियाज ड्यू टू द सोडियम चैनल इनहिबिशन, कार्डियोटॉक्सिसिटी क्यों होगी, क्योंकि सोडियम चैनल इनहिबिशन हो जाएगी जिसकी वजह से एरिथमियाज हो रहे होंगे। स्पॉटिव ट्रीटमेंट करेंगे, मॉनिटर ECG, और इसमें है द सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे विच प्रिवेंट्स द एरिथमियाज। एक्टिवेटेड चारकोल, और इसमें हम एक्टिवेटेड चारकोल भी दे सकते हैं। तो C इसमें 3 C से, तो C से ही चारकोल भी है, तो वो हम इसमें देते हैं। बाकी लिथियम टॉक्सिसिटी में हमने सोडियम क्लोराइड दिया था, तो ट्राईसाइक्लिक डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट टॉक्सिसिटी में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट दे देना है। इसके बाद हम देखते हैं साइको एक्टिव ड्रग इंटॉक्सिकेशन एंड विड्रॉल, कि जो डिफरेंट साइको एक्टिव ड्रग्स हैं उनकी इंटॉक्सिकेशन से क्या होगा और उनके विड्रॉल से क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल, तो इंटॉक्सिकेशन, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्रेसेंट्स, ठीक है, तो डिप्रेसेंट्स में हमारे पास अल्कोहल है,
फिर बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपीन्स हैं, ओपियोइड्स हैं, और उसके बाद इनहेलेंट्स हैं। तो डिप्रेसेंट्स में सबसे पहले अल्कोहल है, ठीक है। तो जो डिप्रेसेंट्स हैं उनकी जो नॉन स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेशन के जो साइंस हैं उसमें एक तो मूड एलिवेशन है, डिक्रीज इन एनजाइटी, सेडेशन, बिहेवियरल डिसइनहिबिशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो इसमें बिहेवियरल डिसइनहिबिशन को देख लेते हैं। बिहेवियरल डिसइनहिबिशन रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ एंटी सोशल इम्पल्सिव होता है कि एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, नॉर्म वायलेटिंग, sensation speaking and externalizing tendencies and problems like substance use and attention deficit, which has been shown to be a primary psychological substrate of the several of the leading behavioral। तो बिहेवियर डिसइनहिबिशन में ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें होंगी, जैसे एंटी सोशल और नॉर्म वायलेटिंग और इम्पल्सिव और सेंसेशन सीकिंग वगैरह। तो यहाँ पे है कि अगर इंटॉक्सिकेशन की गई है, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लिया गया है, तब क्या होगा। इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये भी होता है कि एक ऐसी स्टेट जिस पर हमारे मेंटल और फिज़िकल एबिलिटीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल ना रहे, तो इसको भी इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। तो जो डिप्रेसेंट्स में हम देख रहे थे कि जो इसकी नॉन स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेशन के फीचर्स हैं उसमें यह है कि मूड एलिवेशन हो जाएगा, एंजाइटी कम होगी, सेडेशन हो रही होगी यानी नींद आ रही होगी, बिहेवियरल डिसइनहिबिशन होगी जो कि हमने अभी देखा कि उसमें क्या क्या हो सकता है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसमें होगा। उसके बाद विड्रॉल, अगर हम डिप्रेसेंट्स को छोड़ देते हैं तब क्या क्या होगा, एंजाइटी होगी, ट्रीमर्स होंगे, सीजर्स होंगे और इंसोम्निया होएगा। तो ये सारी फाइंडिंग्स जो हैं ये विड्रॉल में होंगी, नॉन स्पेसिफिकली विद द यूज़ ऑफ डिप्रेसेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल को। तो इमोशनल एबिलिटी, तो इसमें इमोशनल एबिलिटी यानी कि इमोशंस बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे, स्लडेड स्पीच है, अटाक्सिया है, कोमा है, ब्लैकआउट्स हैं। सीरम गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, तो इसमें जो सीरम ग्लूटामाइल गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज GGT के जो लेवल्स हैं, सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर अल्कोहल यूज़, ठीक है। GGT जो है वो अल्कोहल यूज़ का सेंसिटिव इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसमें है द AST दैट इज़ एलानिन अमाइनो अस्पार्टेट, तो ये लिवर एंजाइम होता है, वैल्यू इज़ 2x ALT वैल्यू। तो इसमें जो AST होता है अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज से 2x ज़्यादा हो जाएगी। ये लीवर एंजाइम्स हैं, ट्रीटमेंट इसके सपोर्टिव है। इसमें जो सीरम GGT है वो हमने देखा कि सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर अल्कोहल यूज़ है, और इसमें जो AST के लेवल्स हैं वो ALT के लेवल से 2x से ज़्यादा हो जाएंगे, ट्वाइस एस टाइम्स ज़्यादा होंगे। ट्रीटमेंट इसकी हम सपोर्टिव करते हैं, फ्लूइड्स देंगे और एंटी एमेटिक्स देंगे। ट्रीटमेंट लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन्स। अगर विड्रॉल है तो इसमें जो है वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो है इसमें यहाँ पे दिया हुआ टाइम फ्रॉम द लास्ट ड्रिंक, ठीक है। आवर्स में जो है वो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द लास्ट ड्रिंक। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 आवर्स के बाद जो है वो ट्रीमर्स, इंसोम्निया, डायफोरेसिस, एजिटेशन और GI अपसेट वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और 3 आवर्स से लेके ये 36 आवर्स तक चलेगा। उसके बाद 6 आवर्स से विड्रॉल सीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे जो 48 आवर्स तक चलते रहेंगे, और उसके बाद 12 आवर्स से अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस स्टार्ट हो जाएगी, यूजली विजुअल, और 48 आवर्स से जो है वो डेलरियम ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, यानी डेलरियम ट्रीटमेंट जो है वो 2 डेज़ के बाद आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर द लास्ट ड्रिंक तो स्टार्ट होती है, और फिर ये 96 आवर्स तक प्रोलॉन्ग करेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, इंटॉक्सिकेशन की जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव है। तो इसमें हम फ्लूइड्स देंगे और एंटी एमेटिक्स देंगे। विड्रॉल यानी कि अगर किसी ने अल्कोहल की विड्रॉ की है अल्कोहल को, तो उसमें जो कुछ ये सिम्टम्स हैं वो उसको हो रहे होंगे, तो उस टाइम जो हमें ट्रीटमेंट करनी है वो हमें बेंजोडाइजेपीन से करनी है। इसके बाद हम देखते हैं बारबिचुरेट्स को। तो बारबिचुरेट्स के जो है वो लो सेफ्टी मार्जिन हैं, ठीक है। अगर बारबिचुरेट्स की किसी ने जो है वो इंटॉक्सिकेशन कर ली है, यानी बहुत ज़्यादा ले लिए हैं बारबिचुरेट्स, नॉर्मल से भी ज़्यादा बहुत ओवरडोज कर ली है,
यहाँ तक कि अब वो जो पेशेंट है उसका फिज़िकल और मेंटल एबिलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो इस स्टेट को हम कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। तो इसकी जो बारबिचरेट्स में जो प्रेजेंटेशन होगी वो है लो सेफ्टी मार्जिन, मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुई होगी। ट्रीटमेंट हम इसकी करेंगे उस टाइम पे सिम्पटम मैनेजमेंट के साथ, और साथ में हम उसकी रेस्पिरेशन को असिस्ट करेंगे और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़, ठीक है, असिस्ट रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर किसी ने बारबिचरेट्स की विड्रॉल की है तो उससे डेलिरियम होगा और लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है। उसके बाद है बेंजोडाइज़ेपीन्स, ग्रेटर सेफ्टी मार्जिन, ठीक है, तो इसमें टाक्सिया है, माइनर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। ट्रीटमेंट हम इसके करते हैं फ्लूमाजेनल, ठीक है। बारबिचरेट्स के बाद बेंजोडाइज़ेपीन्स हैं। बेंजोडाइज़ेपीन्स की अगर ओवरडोज की गई है तो ट्रीटमेंट हम फ्लूमाजेनल से कर सकते हैं, जो कि असल में बेंजोडाइज़ेपीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बट इट इज़ रेयरली यूज एट इट कैन प्रेसिपिटेट सीजर्स, ठीक है। लेकिन अब फ्लूमाजेनिल को रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो है वो सीजर्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर बेंजोडाइज़ेपीन्स विड्रॉल की गई है, किसी ने जो है वो बेंजोडाइज़ेपीन्स लेने छोड़ दिए हैं एकदम से, तो फिर उसको सीजर्स होंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी और डिप्रेशन होगी। उसके बाद आते हैं ओपियोइड्स। अगर ओपियोइड्स की इंटॉक्सिकेशन की गई है तो फिर इसमें पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन है, यानी पिन पॉइंट प्यूपिल्स, डिक्रीज इन जीआई मोटिलिटी है, रेस्पिरेटरी और सीएनएस डिप्रेशन है, यूफोरिया है, डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स है, सीजर्स हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ड्रग ओवरडोज डेथ। ओपियोइड्स जो है वो ड्रग ओवरडोज की मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। ओवरडोज ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं नैलोक्सोन से, ठीक है। अगर ओवरडोज जो है वो बहुत ज़्यादा किसी ने ओपियोइड्स की कर ली है तो ट्रीटमेंट के लिए हम नैलोक्सोन दे सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी वो ये होगा कि उसकी प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन हुई होगी, रेस्पिरेटरी और सीएनएस डिप्रेशन हुई होगी, यूफोरिया, ठीक है, यूफोरिया हम देख लेते हैं, गैग रिफ्लेक्स कम हो जाएगा और सीजर्स हो रहे होंगे। तो यूफोरिया देखते हैं कि क्या होता है। यूफोरिया इज़ अ फीलिंग और अ स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये हो रही होगी बेंजोडाइज़ेपीन के बेंजोडाइज़ेपीन थे कि ओपियोइड से। ओपियोइड्स के जो है वो इंटॉक्सिकेशन से हो रहा है यूफोरिया। तो ओ और ई दोनों ही वॉवल्स हैं, तो यहाँ से हमें याद रह सकता है कि ओपियोइड्स के यूज़ से यूफोरिया हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ और ट्रीटमेंट इसके नैलोक्सोन। तो अगर इसकी किसी ने विड्रॉल किया तो डायलेटेड पिपल्स होंगे, डायरिया हो रहा होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स, रीनोरिया हो रहा होगा यानी रनी नोज, यॉर्निंग, नोजिया, स्टमक क्रैम्प्स, स्वेटिंग, पिलो इरेक्शन, ठीक है, पिलो इरेक्शन हो रही होगी, एंड कोल्ड टर्की, लैक्रिमेशन। एंड ट्रीटमेंट इसके करते हैं सिम्पटम मैनेजमेंट, मिथाडोन एंड बुप्रीनॉर्फिन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिम्पटम मैनेजमेंट करेंगे और विड्रॉल जो है उसको ट्रीट करने के लिए, इसके विड्रॉल वाले सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम मिथाडोन दे सकते हैं और हम बुप्रीनॉर्फिन देते हैं। पिलो इरेक्शन जो है वो है इरेक्शन ऑफ द ब्रिस्लिंग ऑफ द हेयर्स। तो इसमें हेयर्स की जो है वो इरेक्शन हो रही है ड्यू टू द इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स, क्योंकि जो स्मॉल मसल्स होते हैं एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स उनकी इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। दैट अकर्स एज अ रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पेशली टू कोल्ड, शॉक और फ्राइट। क्योंकि वो जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं वो असल में एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है जो कि हो रहा है कोल्ड, शॉक और फ्राइट की वजह से। यानी कि कोल्ड, शॉक और फ्राइट की वजह से हेयर फॉलिकल्स की बेस में कुछ स्मॉल मसल्स हैं उनकी इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो उनकी इरेक्शन हो रही है। इसको कहते हैं पिलो इरेक्शन। तो ये तब होती है जब ओपियोइड्स को विड्रॉ किया जा रहा होता है, तो उस टाइम पे पिलो इरेक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि लैक्रिमेशन, रीनोरिया और सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से वाटरी हुई हुई हैं। रीनोरिया भी है, लैक्रिमेशन है, फिर इसमें इसमें नोज़िया है, स्वेटिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें एक तरह से जो है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है इनहेलेंट्स, ठीक है। इनहेलेंट्स का जो है वो अगर इंटॉक्सिकेशन की जाए तो डिसइनहिबिशन है,
यूफोरिया है यानी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फ्लडेड स्पीच है। डिस्टर्ब्ड गेट है, डिसोरिएंटेशन है। डिसोरिएंटेशन यानी जो पेशेंट है उसको डे टाइम कुछ भी नहीं पता होगा। ड्रॉजीनेस है, ठीक है। फैक्ट्स ऑफन हैव रैपिड ऑनसेट एंड रेजोल्यूशन। तो ये जो फैक्ट्स हैं इनकी रैपिड ऑनसेट होती है और रेजोल्यूशन होती है। पेरीनेजल एंड द पेरीओरल रैश विद रिपीटेड यूज़। और हम देखेंगे कि जो पेशेंट्स हैं उनको पेरीनेजल या फिर पेरीओरल जो है वो इसमें रैश हुआ होगा, ठीक है, रिपीटेड इनहेलेशन करने की वजह से। तो इसके जो विड्रॉल के सिम्टम्स है उसमें इरिटेबिलिटी है, डिस्फोरिया है। डिस्फोरिया जो है वो यूफोरिया का ऑपोजिट है। स्लीप डिस्टर्बेंस है और हेडेक है। तो उसके बाद आते हैं स्टिमुलेंट्स। तो स्टिमुलेंट्स जो हैं वो उनमें आते हैं एम्फेटामीन्स हैं, कैफ़ीन है और इसमें कोकेन है, निकोटीन है, ठीक है। तो इसमें निकोटीन है, कोकेन है, कैफ़ीन है और एम्फेटामीन्स हैं स्टिमुलेंट्स में। तो इसमें जो कैफ़ीन है वो तो अक्सर ये चाय और कॉफ़ी में ली जा रही होती है और इसमें जो निकोटीन है वो ज़्यादातर सिगरेट स्मोकिंग में ली जा रही होती है, यानी कि ये कॉमनली यूज़ वाले जो हैं वो इसमें अब आ रहे हैं। तो इसके जो नॉन स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेशन वाले सिम्टम्स हैं उसमें मूड एलिवेशन है, डिक्रीज एपेटाइट है, साइकोमोटर एजिटेशन है और इंसोम्निया है, कार्डिक एरिथमियाज है, टैकीकार्डिया है और एंजाइटी है। तो स्टिमुलेंट्स में हमने देखा कि टैकीकार्डिया है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है। इंसोम्निया तो वैसे ही याद रहेगा क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो चाय इसलिए पीते हैं ताकि उनको रात को नींद ना आए और वो पढ़ाई कर सकें। तो ये चीज़ जो है इसमें याद रह सकती है आसानी से। डिक्रीज एपेटाइट भी इसमें हो जाती है। कार्डिक एरिथमियाज हैं, ठीक है। अगर इसकी विड्रॉल की जा रही है तो फिर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में है पोस्ट यूज़ क्रैश इंक्लूडिंग डिप्रेशन। तो इसमें डिप्रेशन हो रही होगी और लथर्जी इंक्रीज एपेटाइट हो रही होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस और विविड नाइटमेयर्स भी इसमें आएंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही होगी, एपेटाइट इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। अब उसमें एपेटाइट डिक्रीज़ हो रही थी तो अब इसमें इंक्रीज़ हो रही होगी। और उसमें इंसोम्निया हो रहा था तो इसमें डिप्रेशन और लथर्जी हो रही होगी और इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस और विविड नाइटमेयर्स भी हैं। एम्फीटामीन्स अगर ज़्यादा ले रहा है पेशेंट तो फिर यूफोरिया होगा, ग्रैंडियोसिटी होगी, पिपलरी डायलेशन होगी, प्रोलॉन्ग्ड वेकफुलनेस है, हाइपर अलर्टनेस है, हाइपरटेंशन है, पैरानोया, फीवर और फ्रैक्चर्ड टीथ है। तो इसमें जो डिफरेंट फाइंडिंग्स है वो ये फ्रैक्चर्ड टीथ है, फीवर है, पैरानोया है। बाकी चीज़ें तो फिर हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें हमने अभी तक किसी भी एजेंट की इंटॉक्सिकेशन में नहीं पढ़ी। स्किन एक्सकोरिएशंस विद मेथाम्फेटामिन यूज़, ठीक है, मेथाम्फेटामिन यूज़ स्किन एक्सकोरिएशंस भी हो सकती हैं। सीवर में है कार्डिक अरेस्ट और सीजर्स। ट्रीटमेंट इसकी बेंजोडाइजेपीन्स हैं फॉर एजिटेशंस एंड सीजर्स, ठीक है। ट्रीटमेंट हम इसके करते हैं बेंजोडाइजेपीन्स के और बेंजोडाइजेपीन्स हम यूज़ करेंगे एजिटेशंस और सीजर्स के लिए, ठीक है। तो कैफ़ीन है, कैफ़ीन में पैल्पिटेशंस हैं, एजिटेशन, ट्रीमर और इंसोम्निया। तो इंसोम्निया, ट्रीमर, एजिटेशन, पैल्पिटेशन सारी चीज़ें हाइपर एक्टिव स्टेट वाली हैं। उसके बाद अगर इसकी विड्रॉल करेंगे तो हेडेक है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो जो लोग चाय छोड़ देंगे फिर उनको कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी, हेडेक होने लग जाएंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स होने लगेंगे। उसके बाद आता है कोकेन। तो कोकेन जो है वो उसमें इम्पेयर्ड जजमेंट है, इंटॉक्सिकेशन में इम्पेयर्ड जजमेंट। तो ये कोकेन यूज़ करने वालों को जो है वो सही से राइट एंड रॉन्ग की जजमेंट नहीं होती। इस वजह से इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अफेक्ट होती है। इम्पेयर्ड जजमेंट है, पिपलरी डायलेशन है, डायफोरेसिस है, हेलुसिनेशंस इंक्लूडिंग टेक्टाइल में इनको जो है वो अपनी स्किन के ऊपर कुछ बग्स चलते हुए फील हो रहे होते हैं। पैरानोया है, एंजाइना, सडन कार्डिक डेथ है। क्रोनिक यूज़ में लीड टू द परफोरेटेड नेजल सेप्टम इसमें परफोरेट हो सकता है ड्यू टू द वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड रिजल्टिंग इस्कीमिक नेक्रोसिस। क्योंकि ये कोकीन जो है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, उसकी वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट इसकी भी हम बेंजोडाइजेपीन से करेंगे
यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर और मिक्स्ड अल्फा बीटा ब्लॉकर्स फॉर एग्जांपल लेबिटालोल फॉर हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया इज कंट्रोवर्शियल एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। इसकी जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो बेंजोडाइज़ेपीन्स ही है। बीटा ब्लॉकर्स जो और जो अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स का मिक्सचर जैसे लेबिटालोल हाइपरटेंशन या फिर टैकीकार्डिया के लिए कंट्रोवर्शियल है। अगर इसको विड्रॉल किया जा रहा है तो रेस्टलेसनेस होगी, हंगर है, सीवर डिप्रेशन है, स्लीप डिस्टर्बेंस है। उसके बाद है निकोटीन। निकोटीन अगर कोई ज़्यादा ले लेता है तो ज़्यादा स्मोकिंग करने से जो है वो निकोटीन ज़्यादा लिया जाएगा, तो इसकी इंटॉक्सिकेशन से होती है रेस्टलेसनेस, और इसकी विड्रॉल में होगी इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। यानी रेस्टलेसनेस इसकी इंटॉक्सिकेशन में भी है और इसकी विड्रॉल में भी है। और उसके बाद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन भी होगी, एपेटाइट इंक्रीज़ होगा, वेट भी इंक्रीज़ होगा। ट्रीटमेंट इसका है द निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैच, गम या लोजेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, पैच, गम या लोजेंज। बुप्रोपियोन या फिर इसमें द वारेनिकलीन और बुप्रोपियोन भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हेलुसिनोजेंस। तो इसमें जो है वो एक लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलामाइड है, LAD। एक कैनाबिस है, इसमें कैनाबिनॉइड्स, एक MDMA जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, मिथाइलिन डीऑक्सी मेथएम्फेटामीन, और फिर एक इसमें फेनसाइक्लिडीन है। तो ये सारे हेलुसिनोजेंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलामाइड को देखते हैं। अगर इसकी इंटॉक्सिकेशन कर ली जाए तो परपेचुअल डिस्टॉर्शन यानी विजुअल और ऑडिटरी परसीव करने की जो एबिलिटी है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और डिफरेंट किस्म की हेलुसिनेशन आने लग जाएंगी। डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगी, यानी अपनी थॉट्स और अपनी बॉडी और अपना जो बिलीव्स हैं वो अपने नहीं लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर कोई और सोच रहा है ये सब कुछ। एंजाइटी होगी, पैरानोइया और साइकोसिस में हेलुसिनेशन और डिफरेंट डिलूजन्स और इलूजन्स वगैरह हो रहे होते हैं। फ्लैशबैक्स हो रहे होंगे, यूजली नॉन डिस्टर्बिंग और माइड्रियसिस इसमें होएगी। कैनाबिस में यूफोरिया है, एंजाइटी है, पैरानॉइड डिलूजन्स हैं, परसेप्शन ऑफ स्लॉइड टाइम। तो इसमें जो है वो कई लोग जो है वो अपनी टेंशन रिलीव करने के लिए कैनाबिस यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि जो टाइम है वो बहुत स्लो गुजर रहा है। परसेप्शन ऑफ स्लॉइड टाइम जो है वो कैनाबिस में होती है। इम्पेयर्ड जजमेंट, सोशल विड्रॉल, इंक्रीज एपेटाइट, ड्राई माउथ, कंजक्टिवल इंजेक्शन, हेलुसिनेशंस। तो इसकी विड्रॉल में जो है वो इरिटेबिलिटी है और एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस और डिक्रीज एपेटाइट। ठीक है, कॉमन जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं वो इसमें आ रहे हैं सारे। उसके बाद आता है MDMA। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इक्स्टेसी। इसको इक्स्टेसी का नाम भी दिया गया है। इसमें भी यूफोरिया हो रहा होगा, एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो रही होगी, हेलुसिनेशंस हो रही होंगी, डिसइनहिबिशन हो रही होगी, हाइपर एक्टिविटी, थर्स्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्रुक्सिज्म, डिस्टॉर्टेड सेंसरी एंड टाइम परसेप्शन, माइड्रियसिस। लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स इंक्लूड, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसमें हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया है, हाइपरथर्मिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, सेरोटोनिन सिंड्रोम है। इसमें हम देखते हैं कि ये डिसइनहिबिशन और ब्रुक्सिज्म जो है वो इसमें क्या है। Behavioral disinhibition refers to the pattern of antisocial, impulsive, non-violating, sensation-seeking and externalizing tendencies and problems. Substance use attention deficit which has been shown to be a primary psychological substrate। अच्छा ठीक है, तो जो हमने behavioral disinhibition के लिए पढ़ा था ना, वही इसकी डेफिनेशन है कि इसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो आ रही होंगी डिसइनहिबिशन में। Bruxism is a condition where you grind, gnash or clench your teeth. If you have bruxism, you may unconsciously clench your teeth when you are awake or clench or grind them during sleep. Sleep bruxism is considered a sleep-related movement disorder। ठीक है, तो ब्रुक्सिज्म का मतलब है कि अपने टीथ को क्लेंच वगैरह करना, तो ये आप अवेक होने में भी कर सकते हो, स्लीप के दौरान भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्लीप के दौरान कर रहे हो तो इसको स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो MDMA में ये सारी फाइंडिंग्स थी।
ब्रुक्सिज्म था, थर्स्ट इंक्रीज हो रहा था, डिस्टॉर्टेड सेंसरी एंड टाइम परसेप्शन, माइड्रिएसिस। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, टैकीकार्डिया है, हाइपरथर्मिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसके बाद है कि अगर MDM में के जो है वो विड्रॉल किया जाए तो इसमें डिप्रेशन हो सकती है, फटीग है, चेंज इन एपेटाइट, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और एंजाइटी कॉमन फीचर्स हैं इसमें भी। डिप्रेशन है, चेंज इन एपेटाइट है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग है और एंजाइटी है। डिप्रेशन एंजाइटी तो वैसे ही बहुत कॉमन है। आगे चेंज इन एपेटाइट और जो मेन चीज़ है वो इसमें है डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग। उसके बाद आता है फेनसाइक्लिडीन। तो इसके अगर जो है वो जो इंटॉक्सिकेशन की जाए तो इसमें वायलेंस इंक्रीज़ होता है, निस्टैग्मस, इम्पल्सिविटी, साइकोमोटर एजिटेशन, मायोसिस। इसमें मायोसिस होगी, जबकि MDMA में माइड्रिएसिस थी। कैनाबिस में भी जो है वो फेनसाइक्लिडीन जो है वो वायलेंस, निस्टैग्मस, वायलेंस भी आज से पहले जो है वो अब से पहले जो है वो किसी भी एजेंट में नहीं आया। तो इसमें एक वायलेंस है, निस्टैग्मस है, इम्पल्सिविटी और साइकोमोटर एजिटेशन। वायलेंस, निस्टैग्मस, इम्पल्सिविटी, साइकोमोटर एजिटेशन है। मायोसिस इसमें हो रही है, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, एनाल्जेसिया, साइकोसिस, डेलिरियम और सीजर्स। तो एनाल्जेसिया, निस्टैग्मस, वायलेंस और मायोसिस, ये चार चीज़ें जो हैं वो इसमें डिफरेंट हो रही हैं। तो इसमें हमने देखा कि मायोसिस हो रही है, जबकि पहले जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो माइड्रिएसिस थी। और इसमें एनाल्जेसिया भी है, तो यानी कि इसमें जो है वो पेन भी हो रही होगी। एनाल्जेसिया यानी कि पेन, एनाल्जेसिया का मतलब एनाल्जेसिया द मेडिकेशन दैट एक्ट्स टू रिलीव पेन, यानी कि इसमें जो है वो कोई किस्म की पेन फील नहीं हो रही होगी। फेनसाइक्लिडीन देने वालों को पेन कोई भी फील नहीं हो रही होगी। द इनएबिलिटी टू फील पेन। उसके बाद आती है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, डायग्नोस्ड यूजिंग क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर का जो डायग्नोस हम करते हैं क्राइटेरिया को यूज़ करके, जो कि हम क्राइटेरिया वही जो हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में है विटामिन B1 थायमीन डेफिशिएंसी, अल्कोहलिक सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और टेस्टिकुलर एट्रोफी। ट्रीटमेंट इसकी करते हैं नैल्ट्रिक्सोन, रिड्यूसेस क्रेविंग्स। ठीक है, नैल्ट्रिक्सोन से इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अकैम्प्रोसेट और डाइसल्फिराम। ठीक है, तो ये हमने देखा इसमें NAD है। ठीक है, नैल्ट्रिक्सोन क्रेविंग को रिड्यूस करेगा। फिर एक अकैम्प्रोसेट है, फिर एक डाइसल्फिराम टू कंडीशन द पेशेंट टू एब्सटेन फ्रॉम दी अल्कोहल यूज़। ठीक है, तो इसमें हम पेशेंट को जो है वो अल्कोहल यूज़ से एब्सटेन करेंगे। सपोर्ट ग्रुप सच एस अल्कोहलिक्स अनोनिमस आर हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एब्सटिनेंस एंड सपोर्टिंग पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है, तो सपोर्ट ग्रुप्स भी जो है वो हम पेशेंट को ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से इसमें एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। ठीक है, तो वो एब्सटिनेंस को सस्टेन करने में और अब सपोर्ट करते हैं पेशेंट और फैमिली को। तो इस तरीके के जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो भी हम पेशेंट को ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मेनली हमने यूज़ करना है वो NAD है, यानी इसमें नैल्ट्रिक्सोन है, कैम्प्रोसेट और डाइसल्फिराम। अब इसमें है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो अल्कोहल यूज़ करने से जो है वो विटामिन B1 यानी थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। रिजल्ट्स फ्रॉम द विटामिन B1 डेफिशिएंसी, सिम्टम्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग डेक्सट्रोज बिफोर विटामिन B1। तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं अगर हम डेक्सट्रोज को दे दें बिफोर विटामिन B1। ट्रायड ऑफ कंफ्यूजन ऑफ थैल्मोप्लीजिया और अटाक्सिया। तो अगर इसमें अटाक्सिया, कंफ्यूजन और ऑफ्थेल्मोप्लीजिया यानी COA, तो अगर ये तीन चीज़ें मिलकर हो रही हैं तो हम इसे कहेंगे वर्निकी एन्सेफेलोपैथी। मे प्रोग्रेस टू इरिवर्सिबल मेमोरी लॉस, कॉन्फाबुलेशंस, पर्सनालिटी चेंज। और अगर हम इसमें देखें कि पर्सनालिटी चेंज है, कॉन्फाबुलेशन में ये होता है कि पेशेंट फॉल्स स्टोरीज़ को बता रहा होता है, तो इसमें जो है वो इरिवर्सिबल मेमोरी लॉस हो सकता है।
तो ये अगर तीनों चीज़ें इसमें आ जाएं तो हम इसे कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहेंगे। ट्रीटमेंट इसकी इंट्रावीनस विटामिन B1 है बिफोर डेक्सट्रोज। तो हमने डेक्सट्रोज को पहले नहीं देना, हमने विटामिन B1 को देना है। तो अगर हम विटामिन B1 को डेक्सट्रोज से पहले दे देंगे तो इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, वरना कि कोर्साकॉफ सिंड्रोम विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो रही है। उसके बाद आता है साइकेट्री का फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन। तो सबसे पहले इसमें है साइकोथेरेपी। जब भी कोई साइकेट्रिक डिजीज़ होती है तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं साइकोथेरेपी। साइकेट्री का फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन है। तो सबसे पहले इसमें है साइकोथेरेपी में बिहेवियरल थेरेपी टीचेज द पेशेंट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड चेंज मैलाडेप्टिव बिहेवियर और रिएक्शंस टू स्टिमुलाई। तो इसमें हम जो है वो पेशेंट को ये टीच करेंगे कि उसने किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करना है, यानी पता लगाना है कि मैलाडेप्टिव बिहेवियर कौन सा होता है, और फिर उसने आइडेंटिफाई कैसे करना है और फिर उसने चेंज कैसे करना है इस मैलाडेप्टिव बिहेवियर को, और रिएक्शंस टू स्टिमुलाई, और उसने अपने मैलाडेप्टिव बिहेवियर और स्टिमुलाई के जो रिएक्शंस हैं उसको भी चेंज कैसे करना है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन फॉर स्पेसिफिक फोबियाज़। इसी एग्जांपल में है कि हम जो है वो स्पेसिफिक फोबियाज़ के लिए डिसेंसिटाइजेशन करवा रहे होते हैं। तो ये डिसेंसिटाइजेशन जो है वो वही प्रोसीजर है जिसमें जो है वो पार्शियल एक्सपोजर थेरेपी हम कर रहे होते हैं कि एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट तरीके से करवा के पेशेंट को जो है वो जिस चीज़ से उसको फोबिया है उसके लिए पेशेंट को हम डिसेंसिटाइज कर रहे होते हैं। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टीचेज पेशेंट टू रिकॉग्नाइज डिस्टॉर्शंस इन देयर थॉट प्रोसेसेस। इसमें हम पेशेंट को ये बताएंगे कि उसने अपने थॉट प्रोसेसेस में जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको कैसे पहचानना है। डेवलप कंस्ट्रक्टिव कोपिंग स्किल्स, और पेशेंट की जो कोपिंग स्किल्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे। डिक्रीज इन मैलाडेप्टिव कोपिंग बिहेवियर, और जो मैलाडेप्टिव कोपिंग बिहेवियर है उसको हम डिक्रीज़ करेंगे। ग्रेटर इमोशनल कंट्रोल एंड टॉलरेंस ऑफ डिस्ट्रेस, इमोशनल कंट्रोल सिखाएंगे और उसको डिस्ट्रेस की जो है वो टॉलरेंस सिखाएंगे। रिकॉग्नाइजिंग ट्रिगर्स फॉर दी अल्कोहल कंजप्शन, इसकी एग्जांपल है कि अल्कोहल कंजप्शन के लिए जो ट्रिगर्स बनते हैं हम उनको पहले ही रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, पता लगा के पेशेंट को बताएंगे, ताकि पेशेंट जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे और फिर वो इन ट्रिगर्स के जो है रिस्पॉन्स में अल्कोहल को यूज़ ना करे। डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, ये वाली जो बिहेवियरल थेरेपी है इसको हम यूज़ करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए, बट कैन बी यूज इन अदर साइकेट्रिक कंडीशंस एज वेल, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। इसको जो है वो बॉर्डरलाइन के लिए यूज़ करते हैं लेकिन डिप्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम पेशेंट के रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, एनहांसिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू चेंज बाय एक्सप्लोरिंग एंड रिजॉल्विंग एम्बिवैलेंस। तो इसमें जो है वो हम पेशेंट की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसको हम एनहांस करेंगे। तो इसमें जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम एनहांस करेंगे, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो चेंज हो सके, क्योंकि वो एम्बिवैलेंस को जो है वो एक्सप्लोर करें। तो एम्बिवैलेंस जो है उसका मतलब ये होता है द स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स एंड डिफरेंट आइडियाज़ यूज्ड इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड वेट लॉस। तो ये चीज़ जो है ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में और वेट लॉस में हम यूज़ करते हैं। सपोर्टिव थेरेपी यूटिलाइज एम्पैथी टू हेल्प इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ हार्डशिप टू मेंटेन ऑप्टिमिज्म और होप। तो इसमें जो है वो एम्पैथी हम यूटिलाइज़ करेंगे टू हेल्प इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसमें हम इंडिविजुअल्स को जो है वो एम्पैथी के ज़रिए जो है वो इसमें ट्रीट करने की कोशिश करते हैं हार्डशिप वाले टाइम में, ताकि हम उनके अंदर ऑप्टिमिज्म को और होप को मेंटेन रख सकें। उसके बाद आता था प्रिफर्ड मेडिकेशन फॉर सेलेक्टेड साइकेट्रिक कंडीशंस। तो इसमें साइकेट्रिक कंडीशन में ADHD है सबसे पहले, ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें हम स्टिमुलेंट्स देंगे जैसे मिथाइल फेनिडेट और एम्फीटामीन्स। तो इसमें जो है वो मिथाइल फेनिडेट और एम्फीटामीन्स देंगे। फिर अल्कोहल विड्रॉल है, इसमें हम बेंजोडाइजिपीन देंगे जैसे क्लोर डायाजीपोक्साइड, लोराजीपाम और डायाजीपाम। बाइपोलर डिसऑर्डर में हम देते हैं कार्बामेज़ेपिन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, लिथियम, लेमोट्रिगिन और वेल्प्रोएट। करेक्टर अ लिटल लेस वेरिएबल। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में हमने देना है कार्बामेज़ेपिन और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, एंड एल वाले इसमें देंगे लिथियम और लेमोट्रिगिन और वेल्प्रोएट।
बुलीमिया नर्वोसा में SSRI है, डिप्रेशन में भी SSRI है, जनरलाइज एंजाइटी में SSRI और SNRI है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव में SSRI, वेनलाफैक्सिन और क्लोमिप्रामीन है। ठीक है, कंपल्सिव से याद आएगा कि क्लोमिप्रामीन भी इसमें देना है। पैनिक डिसऑर्डर में SSRI, वेनलाफैक्सिन और बेंजोडाइजेपीन्स हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में SSRI, वेनलाफैक्सिन और प्राजोसिन फॉर नाइटमेयर्स। ठीक है, तो प्राजोसिन हम देंगे नाइटमेयर्स के लिए। शीज़ोफ्रीनिया में हम देंगे एंटीसाइकोटिक्स एटिपिकल। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में SSRI और वेनलाफैक्सिन। परफॉर्मेंस के लिए हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स और बेंजोडाइजेपीन्स को। टोरट सिंड्रोम में हम देंगे एंटीसाइकोटिक्स दैट इज़ फ्लूफेनाजीन और रिस्पेरिडोन और टेट्राबेनाजीन। तो ये बेनाजीन वाले इसमें देंगे हम। टोरट सिंड्रोम में एक एंटीसाइकोटिक्स हैं ये। सोशल एंजाइटी में हम देंगे SSRI और वेनलाफैक्सिन, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए बीटा ब्लॉकर्स और बेंजोडाइजेपीन्स। शीज़ोफ्रीनिया में हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक में हम वही SSRI और वेनलाफैक्सिन देंगे, लेकिन प्राजोसिन हम नाइटमेयर्स के लिए दे देंगे। पैनिक में हम जो है वो बेंजोडाइजेपीन्स एक्स्ट्रा देंगे, वैसे SSRI और वेनलाफैक्सिन देंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव इसमें SSRI और वेनलाफैक्सिन है, लेकिन कंपल्सिव से क्लोमिप्रामीन हमें याद रहेगा। जनरलाइज्ड एंजाइटी में SSRI और SNRI। SNRI ख़ास तौर पे हमने जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में देना है। डिप्रेशन में SSRI है, बुलीमिया में भी SSRI है। बायोपोलर में डिफरेंट किस्म के एल हैं, यानी लिथियम और लेमोट्रिगीन है, वेल्प्रोइड है, कार्बामेजेपिन है। अल्कोहल विड्रॉल में बेंजोडाइजेपीन्स हैं, ए के बाद बी आता है तो अल्कोहल बेंजोडाइजेपीन्स। ADHD में स्टिमुलेंट्स हैं, तो इसमें एक तो वही वाला स्टिमुलेंट एम्फेटामीन जो हमने अभी पढ़ा, और एक है मिथाइल फेनिडेट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स में आते हैं मिथाइल फेनिडेट। ठीक है, ये मिथाइल फेनिडेट जो है वो ADHD में भी हमने दिया। फिर डेक्स्ट्रो एम्फीटामीन है, फिर मेथेम्फीटामीन है, फिर डेक्सजैम्फीटामीन है। तो ये फीटामीन वाले हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो हैं वो स्टिमुलेंट्स हैं। इनका मैकेनिज्म है कि इन्होंने कैटेकोलामाइंस को इंक्रीज़ करना इन द साइनेप्टिक लेफ्ट एक्सप्रेशन और एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। कैटेकोलामीन्स को इन्होंने साइनेप्टिक लेफ्ट पे इंक्रीज़ कर देना है। उसमें एक नॉर एपिनेफ्रिन और एक डोपामीन है। क्लिनिकल यूज़ इनका ADHD में, नार्कोलेप्सी और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर A, B और N। तो ADHD, बिंज ईटिंग और नार्कोलेप्सी। एडवर्स इफेक्ट्स में है नर्वसनेस, एजिटेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन है, वेट लॉस है, टिक्स और ब्रुक्सिज्म। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स में जो है वो ब्रुक्सिज्म है, यानी क्लेंचिंग ऑफ टीथ हो रही होगी, टिक्स हो रही होंगी जिसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की थॉट क्लियरिंग और जो है वो फेस की डिफरेंट सडन किस्म की जो है वो इसमें जो है वो बन रहे होते हैं, फेसेस बन रहे होते हैं डिफरेंट। इसमें जो है वो वेट लॉस भी हो रहा है, हाइपरटेंशन, टैकिकार्डिया, एनोरेक्सिया यानी कि डिक्रीज्ड एपेटाइट, इंसोम्निया, एंजाइटी और एजिटेशन और नर्वसनेस। उसके बाद आते हैं एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल यानी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स और एटिपिकल यानी सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। तो जो से फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है उसमें हेलोपेरिडोल है, पीमोजाइड है, ट्राइफ्लूओपेराजीन है और फ्लूफेनाजीन है और थियोरिडाजीन है और क्लोरप्रोमाजीन है, थियोरिडाजीन है। तो ये वाले तो जीन वाले हो गए। फिर एक फ्लूफेनाजीन है, ये भी एजीन हो गया। ट्राइफ्लूओपेराजीन है, तो ये भी एजीन हो गया। तो ये एजीन वाले 4 हो गए। बाकी इसमें हेलोपेरिडोल तो वैसे ही याद रहेगा और पीमोजाइड भी वैसे ही याद रहेगा। उसके बाद आता है एटिपिकल सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। तो ये वाले सेकंड जनरेशन है, एटिपिकल हैं। इसमें है एरिपीप्राजोल, असीनापीन, तो इसमें एपीन आ रहा है। तो क्लोजापीन, ओलंजापीन, एनक्विटियापीन, आइलोपेरिडोन, ठीक है, डोन भी में आएगा, रिस्पेरिडोन, पैलीपेरिडोन और लूरासिडोन एंड रिपरेसिडोन। ठीक है, तो ये डोन वाले और एपीन वाले, तो ये भी सेकेंड जनरेशन
एंटीसाइकोटिक्स में आएंगे। मैकेनिज़्म है कि इन्होंने डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है। डोपामिन D2 रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेंगे तो साइक्लिक AMP के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आल्सो ब्लॉक, जो से एटिपिकल वाले हैं उन्होंने सिर्फ डोपामिन को ब्लॉक नहीं करना, उन्होंने सेरोटोनिन 5-HT2 को रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देना है। एरिपीप्राजोल इज़ अ D2 पार्शियल अगोनिस्ट। तो ये जो एरिपीप्राजोल है ये D2 का पार्शियल अगोनिस्ट है, यानी कि इसने पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करना। तो हमने देखा कि जो से टिपिकल वाले हैं उन्होंने D2 रिसेप्टर डोपामिन को ब्लॉक कर देना है, जो से एटिपिकल हैं इन्होंने डोपामिन के रिसेप्टर D2 को और साथ में सेरोटोनिन के 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है। इनमें से जो एरिपीप्राजोल है इसने डोपामिन का जो है ये अगोनिस्ट है, लेकिन सेरोटोनिन को इसने ब्लॉक ही करना है। क्लिनिकल यूज़ शिज़ोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं एंटीसाइकोटिक्स, और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स प्राइमरली ट्रीट पॉजिटिव सिम्टम्स। ठीक है, टिपिकल जो है वो पॉजिटिव को ट्रीट करेंगे। पॉजिटिव में वो हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स और डिस्टॉर्टेड स्पीच और डिस्टॉर्टेड थॉट्स वगैरह आता है, तो वो सारा कुछ जो है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ने ट्रीट करना है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ट्रीट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, जबकि एटिपिकल वालों ने दोनों को ट्रीट करना है, तो ज़्यादा बेहतर इसमें फिर एटिपिकल वाले हुए, क्योंकि ये दोनों किस्म के सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। नेगेटिव सिम्टम्स जो है उसमें एपैथी थी, एलोजिया था, और जो डिमिनिश किस्म के सिम्टम्स हैं वो इसमें आ रहे थे। डिसऑर्डर्स विद कॉन्कोमिटेंट साइकोसिस, जिन भी डिसऑर्डर्स में हम देखेंगे साइकोसिस हो रही है उसमें हम यूज़ कर लेते हैं एंटीसाइकोटिक्स को। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में हो रही होती है टोरट सिंड्रोम और OCD, हंटिंगटन डिजीज़। क्लोजापिन is used for the treatment resistant psychotic disorders or those with the persistent suicidality। ठीक है, तो क्लोजापिन हम तब यूज़ करेंगे जब ट्रीटमेंट के बावजूद जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हों। ठीक है, तो क्लोजापिन जो है वो ट्रीटमेंट के बावजूद अगर साइकोटिक डिसऑर्डर्स रहें या फिर पर्सिस्टेंट सुसाइडियलिटी रहे, तब हम क्लोजापिन को यूज़ करते हैं। ये जो क्लोजापिन है ये भी एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, सेकेंड जनरेशन है। एडवर्स इफेक्ट्स, एंटी हिस्टामिनिक सेडेशन, एंटी अल्फा-1 एड्रेनर्जिक यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और एंटी मस्करानिक। तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एंटी हिस्टामिनिक जो है वो उसमें सेडेशन है, एंटी अल्फा-1 एड्रेनर्जिक में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और एंटी मस्करानिक में ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन। एंटी HAM से याद रख सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक, एंटी अल्फा-1 एड्रेनर्जिक और एंटी मस्करानिक। यूज़ विद कॉशन इन डिमेंशिया, मेमोरी लॉस में इसको जो है वो कॉशन के साथ यूज़ करेंगे। मेटाबॉलिक में है वेट गेन, हाइपरग्लाइसीमिया, डिसलिपिडीमिया, तीनों जैसी चीज़ें हैं। हाईएस्ट रिस्क विद द क्लोजापिन एंड दी ओलंजापिन। क्लोजापिन और ओलंजापिन से ओबिसिटी हो सकती है, तो हाईएस्ट रिस्क इन जो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट है उनकी हो रही होगी इन दोनों के साथ। एंडोक्रीन में है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी कि प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो गलैक्टोरिया हो रहा होगा, ओलिगोमेनोरिया, गायनाकोमैस्टिया। कार्डिक में QT प्रोलोंगेशन। न्यूरोलॉजिक में न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ऑप्थेल्मोलॉजिक न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को हमने पढ़ा था, इसमें जो है वो मायोग्लोबिनूरिया था, फीवर था, एंसेफेलोपैथी था, वाइटल्स अनस्टेबल हो रहे थे और इसमें रिजिडिटी भी थी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमने पहले भी देखी। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो क्लोरप्रोमाजीन है। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिक में क्लोरप्रोमाजीन जो है वो अपना रोल प्ले करेगा, वो कॉर्नियल डिपॉजिट्स करवा देगा, और थियोरिडाजीन जो है वो रेटिनल डिपॉजिट्स करवाएगा। ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन जो है उसके C से है तो कॉर्नियल डिपॉजिट्स करवा देगा, और रेटिनल में T है और थियोरिडाजीन में भी T है, तो ये दोनों जो है वो नाम भी मिलता है, तो थियोरिडाजीन जो है वो रेटिनल डिपॉजिट्स करवाएगा। क्लोजापिन जो है वो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस भी करवा सकता है। एक तो हमने देखा है कि जो क्लोजापिन है वो ओबेसिटी करवाता है और मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स के रिस्क बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ इसने एक ग्रैनुलोसाइटोसिस भी करवा देनी है। इस वजह से हमने WBCs को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते रहना चाहिए। सीजर्स भी करवा सकता है, और मायोकार्डाइटिस। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स अडेप्ट, ये एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स भी करवा सकते हैं। ये एंटीसाइकोटिक्स जो हैं जो ये एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स भी करवा सकते हैं। आवर्स टू डेज, ठीक है, आवर्स टू डेज के अंदर ये करवाएंगे एक्यूट डिस्टोनिया यानी मसल स्पैज़म, स्टिफनेस और ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ट्रीटमेंट इसकी करेंगे बेंजोडाइज़ेपिन और डाइफेनहाइड्रामीन से।
डेज टू मंथ्स के अंदर ये करवाएंगे एकाथीजिया। एकाथीजिया का मतलब है रेस्टलेसनेस। ट्रीटमेंट इसकी करवाएंगे बीटा ब्लॉकर, बेंस्ट्रोपिन और बेंजोडाइजिपिन, बी बीटा ब्लॉकर, बेंस्ट्रोपिन और बेंजोडाइजिपिन। पार्किंसोनिज्म, ब्रैडिकाइनीजिया, ट्रीटमेंट करवाएंगे बेंस्ट्रोपिन और अमेंटाडीन। मंथ्स टू ईयर्स में करवाते हैं ये टार्डिव डिस्काइनीजिया, ठीक है, तो उसमें कोरिया है, स्पेशली ओरोफेशियल। ट्रीटमेंट इनकी भी बेंजोडाइजिपिन, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन और वेल बेनाजीन और ड्यू टेट्राबेनाजीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आवर्स टू डेज वाले में देखें तो एक्यूट डिस्टोनिया है। फिर हम डेज टू मंथ्स वाले में देखें तो एकाथीजिया और पार्किंसोनिज्म है। फिर अगर हम मंथ्स टू ईयर्स वाले में देखें तो इसमें टार्डिव डिस्काइनीजिया है। तो इस तरीके से ये बनता है अडेप्ट एक्यूट डिस्टोनिया, फिर उसके बाद एकाथीजिया और पार्किंसोनिज्म और फिर इसमें टार्डिव डिस्काइनीजिया। अब इनके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। तो एक्यूट डिस्टोनिया में ट्रीटमेंट में बेंस्ट्रोपिन और डाइफेनहाइड्रामीन है, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया। एकाथीजिया के ट्रीटमेंट में जो है वो 3 Bs हैं, बीटा ब्लॉकर्स, बेंस्ट्रोपिन और बेंजोडाइजिपिन्स। पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट जो है वो हमें वैसे भी पता है, ये बेंस्ट्रोपिन और अमेंटाडीन डोपामिनर्जिक देंगे इसमें। उसके बाद इसमें जो मंथ्स टू ईयर्स में टार्डिव डिस्काइनीजिया है, उसके ट्रीटमेंट में भी हम बेंजोडाइजिपिन देंगे, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन है और बेनाजीन और ड्यू टेट्राबेनाजीन। लिपिड सोलुबल स्टोरेड इन बॉडी फैट स्लो टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। उसके बाद है लिपिड सोलुबल स्टोरेड इन दी बॉडी फैट, लिपिड सोलुबल स्टोरेड इन द बॉडी फैट स्लो टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो लिपिड सोलुबल होते हैं ये और ये बॉडी फैट में स्टोर हो जाते हैं, इस वजह से ये बॉडी से रिमूव नहीं हो सकेंगे, बहुत स्लोली रिमूव होंगे। टिपिकल एंटी साइकोटिक्स हैव ग्रेटर अफिनिटी फॉर द D2 रिसेप्टर दैन दी एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स। जो उनसे टिपिकल एंटी साइकोटिक्स है उनकी अफिनिटी जो D2 रिसेप्टर है उनके लिए ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स। और एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स जो है वो D2 रिसेप्टर के अलावा 5-HT2 रिसेप्टर को भी बाइंड करके ब्लॉक कर रहे होते हैं। इंक्रीज रिस्क फॉर दी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, इस वजह से जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उनकी रिस्क जो है वो ज़्यादा रिस्क करवा रहे हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, अडेप्ट और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की। हाई पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जो हाई पोटेंसी वाले टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उसमें हेलोपेरिडोल है, ट्राइफ्लुओपेराजीन है, पीमोजाइड है और फ्लूफेनाजीन है। तो एक तो हेलोपेरिडोल और पीमोजाइड है, ठीक है। और उसके बाद ये ट्राइफ्लुओपेराजीन है, यानी कि इसके अंदर भी FLU फ्लू आ रहा है। फिर एक दूसरा है वो भी फ्लूफेनाजीन है, तो इसमें भी FLU फ्लू आ रहा है। तो ये सारे जो हैं ये हाई पोटेंसी वाले हैं। मोर न्यूरोलॉजिक एडवर्स इफेक्ट्स, इन्होंने ज़्यादा जो है वो न्यूरोलॉजिक एडवर्स इफेक्ट्स करवाने हैं, यानी एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स इन्होंने ज़्यादा करवाने हैं। लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में लो पोटेंसी रखते हैं उसमें क्लोरप्रोमाजीन है, थियोरिडाजीन है, ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन और थियोरिडाजीन। चीटिंग थीव्स आर लो, मोर एंटी हिस्टामिनिक, एंटी अल्फा-1 एड्रेनर्जिक एंड एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स है। तो जो से हाइपोटेंसी वाले हैं वो हमने देखा है कि वो न्यूरोलॉजिक एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा करवा रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा करवा रहे हैं। लेकिन जो से इनमें जो लो पोटेंसी रखने वाले हैं जैसे क्लोरप्रोमाजीन है और थियोरिडाजीन है, तो ये वाले जो हैं ये एंड मोर एंटी हिस्टामिनिक हैं, ठीक है। ये एंटी HAM वाली चीज़ को ज़्यादा पूरा कर रहे हैं, एंटी अल्फा-1 एड्रेनर्जिक और एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो हमने देखा कि इस यहाँ पे नोट्स में लिखा है कि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं और बॉडी से स्लोली रिमूव होते हैं क्योंकि ये बॉडी फैट में स्टोर होते हैं। फिर हमने देखा कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो ये रिस्क भी इनका जो है वो ज़्यादा है, कई हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम करवा रहे हैं। फिर हाई पोटेंसी वालों को हमने देखा तो उसमें जो है वो फ्लू वाले 2 आ रहे थे और हेलोपेरिडोल और पीमोजीड जो हैं वो आ रहे थे। मोर न्यूरोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट्स इनके होते हैं जैसे एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स। और फिर लो पोटेंसी वालों में क्लोरप्रोमाजीन है और थियोरिडाजीन है, तो इनकी जो है वो एंटी HAM वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिथियम को। लिथियम का मैकेनिज्म नॉट एस्टैब्लिश्ड, पॉसिबली रिलेटेड टू इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोइनोसिटोल कैस्केड। इसका जो मैकेनिज्म है वो ठीक से अभी तक जो है वो नहीं पता चल सका, लेकिन इसने जो है वो फॉस्फोइनोसिटोल कैस्केड की इनहिबिशन करवानी होती है। क्लिनिकल यूज़ मूड स्टेबलाइजर फॉर द बाइपोलर डिसऑर्डर,
ठीक है। तो इसने जो है वो मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है ये बाइपोलर डिसऑर्डर में, एंड ट्रीट्स एक्यूट मैनिक एपिसोड्स एंड प्रिवेंट्स रिलैप्स। ये बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है वो मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है और एक्यूट मैनिक एपिसोड्स को ट्रीट भी करता है और रिलैप्सेस को प्रिवेंट करता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं, ट्रीमर है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपो और हाइपर दोनों थायरॉयडिज्म हो सकती है, माइल्ड हाइपर कैल्सीमिया, पोलीयूरिया, कॉजेज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, टेट्रोजेनेसिस भी हो सकती है, कॉजेज एब्स्टीन एनोमैली। नैरो थेरेपेटिक विंडो है इसकी, रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ सीरम लेवल्स, आलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एक्सक्रिएटेड बाय किडनीज, इसी वजह से ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस भी करवा रहा होता है। मोस्ट इज रीअब्जॉर्ब्ड एट द पीसीटी वाया द सोडियम चैनल्स। तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टब्यूल में हो रही होती है सोडियम चैनल्स के थ्रू। थायाजाइड्स, ACE inhibitors and NSAIDs TAN and the other drugs affecting clearance are implicated in the lithium toxicity। तो जब लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम TAN दे रहे होते हैं, थायाजाइड्स, ACE inhibitors और NSAIDs। लिथियम, ठीक है, तो इसमें लो थायराइड यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर भी हो सकती है। हार्ट में एब्स्टीन एनोमैली है, इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस और अनवांटेड मूवमेंट्स दैट इज ट्रीमर, ट्रैटोजेनेसिस भी इसमें होती है, एब्स्टीन एनोमैली। तो ये सारा जो है हमने देख लिया। उसके बाद आता है बुस्पायरॉन, ये पार्शियल 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो सेरोटोनिन का एक रिसेप्टर है 5-HT1A, ये उसका एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट। तो इसका क्लिनिकल यूज है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर में इसको यूज़ करते हैं। डज नॉट कॉज सडेशन, एडिक्शन और टॉलरेंस। तो इसका जो गुड पॉइंट है वो ये है कि ये सडेशन नहीं करवाता, कोई एडिक्शन नहीं और टॉलरेंस वगैरह कुछ इस तरह का नहीं करवाएगा। बिगिनस टू टेक अफेक्ट आफ्टर 1 to 2 वीक्स, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो 1 to 2 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। डज नॉट इंटरेक्ट विद अल्कोहल, और इसने अल्कोहल के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करना, वर्सेज बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजिपीन्स। आई गेट एंशियस इफ द बस डजेंट अराइव एट 1 सो आई टेक बुस्पायरोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बुस्पायरोन जो है वो 5-HT1 रिसेप्टर पार्शियल अगोनिस्ट है और इसने जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में इसको यूज़ करेंगे। इसने कोई सडेशन और टॉलरेंस और एडिक्शन इस तरह की जो चीज़ें जो डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह के साथ जुड़ी होती हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगी। और इसका जो इफेक्ट है, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा जल्दी लेट स्टार्ट हो रहा है, 1 to 2 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। और अल्कोहल के साथ इसने इंटरेक्शन नहीं करनी। ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी गुड पॉइंट्स में आ रही हैं। इसके बाद हम इस डायग्राम को देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। यहाँ पे नोरेटिनर्जिक एंड सेरोटोनर्जिक। तो यहाँ पे एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दिया हुआ है और उसके ऊपर 2 रिसेप्टर्स हैं, एक 5-HT रिसेप्टर और एक नोरेपिनेफ्रिन रिसेप्टर है। तो सेरोटोनर्जिक जो है वो उसमें जो है वो ग्रेन्यूल बना हुआ है और इसके अंदर सेरोटोनिन है, और ये ग्रेन्यूल जब आके मेम्ब्रेन पे लगा तो वहाँ से जो हमने देखा कि सेरोटोनिन रिलीज़ होने लग गया। तो सेरोटोनिन रिलीज़ होने के बाद अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो रीअपटेक हो जाएगा उसकी दोबारा से, तो रीअपटेक हो जाएगा। और उसके बाद एक्सॉन्स के अंदर एक एंजाइम है मोनोमाइन ऑक्सीडेज। तो ये जो एंजाइम है इसने जब जाकर सेरोटोनिन ने जब रीअपटेक के बाद दोबारा अंदर जाना है तो कुछ तो इसने ग्रेन्यूल्स के अंदर दोबारा से चले जाना है और कुछ ने जो है वो इस एंजाइम को स्टिमुलेट करना है, तो इस एंजाइम से कुछ मेटाबोलाइट्स रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पे भी नोरेटिनर्जिक जो न्यूरॉन है उसमें भी इसी तरह एक्सॉन के अंदर दिखाया हुआ है कि ग्रेन्यूल है, उसके अंदर नोरेपिनेफ्रिन है। तो इस ग्रेन्यूल ने जब मेम्ब्रेन के साथ लगना है तो नोरेपिनेफ्रिन ने रिलीज़ हो जाना है। नोरेपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जो एक्स्ट्रा होगा उसकी रीअपटेक हो जाएगी। जब ये रीअपटेक होकर दोबारा अंदर जाएगा तो कुछ दोबारा से ग्रेन्यूल के अंदर चला जाएगा और कुछ जो है वो माओ एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा तो उसके अंदर से फिर मेटाबोलाइट्स रिलीज़ होंगे। अब यहाँ पे जो नोरेपिनेफ्रिन है वो अपने जब रिलीज़ होने लगता है अपने ग्रेन्यूल से तो उस चीज़ को इनहिबिट कर सकता है एक और रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा-2 रिसेप्टर, अल्फ़ा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को जो है वो ये रिसेप्टर जो है वो इस रिलीज़ को रोकता है। तो अब यहाँ पे जो ड्रग्स बताए हुए हैं वो सबसे पहले तो जो माओ को रोकते हैं वो माओ इनहिबिटर्स हैं। जो सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकने वाले ड्रग्स हैं उसमें एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स SSRI, SNRI, ट्रेजोडोन है।
जो नॉरएपिनेफ्रिन के अपटेक को रोकने वाले हैं वो TCAs, SNRI और बुप्रोपियोन हैं। फिर जो अल्फ़ा 2 एक रिसेप्टर है जो ग्रेन्यूल से नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ होने से रोक रहा है। इनको ग्रैन्यूल्स, इनके लिए वर्ड जो है वो ग्रैन्यूल जो है वो शायद यूज़ नहीं किया गया, वेजिकल्स शायद इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये आप कंफर्म कर लें कि ये जो ब्राउन कलर के हैं और जिसके अंदर इन्होंने नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को रखा हुआ है, ये ग्रैन्यूल का वर्ड है या फिर वेजिकल का वर्ड है इनके लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अल्फ़ा 2 है इसको रोकने के लिए जो है वो मिर्टेज़ापिन है एक ड्रग। तो यहाँ पे जो है वो यही ड्रग्स इस डायग्राम के अंदर शो किए हुए हैं। उसके बाद आता है द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI। तो इसमें है द फ्लूऑक्सेटीन और फ्लूवॉक्सामीन, पैरोक्सेटीन, सर्ट्रालीन और एसिटालोप्राम। ठीक है, तो इसमें फ्लूऑक्सेटीन है, फिर फ्लूवॉक्सामीन है, फिर पैरोक्सेटीन है, फिर सर्ट्रालीन है, फिर एसिटालोप्राम और सीटालोप्राम। तो इन्होंने इनहिबिट करना है सेरोटोनिन के रीअपटेक को। क्लिनिकल यूज़ इनका है डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, OCD, बुलीमिया, बिंज ईटिंग, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एंजाइटी वाले और डिप्रेशन वाले डिसऑर्डर्स में इनको यूज़ करेंगे क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट हैं। तो इसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी भी आ गया, डिप्रेशन आ गई, OCD में भी यूज़ कर लेते हैं, बुलीमिया में और बिंज ईटिंग में भी यूज़ करते हैं, 2B वालों में भी। और सोशल एंजाइटी, ये भी एंजाइटी वाला डिसऑर्डर है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये स्ट्रेस वाला डिसऑर्डर है। तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सारी एक ही चीज़ें होती हैं एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में। प्री मेच्योर इजैकुलेशन, ठीक है, और प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका क्लिनिकल यूज़ जो है वो डिफरेंट एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले डिसऑर्डर्स में यूज़ हो रहा है। और 2B वाले सिंड्रोम्स हैं जैसे बुलीमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग, और 2 इसमें प्रीमेच्योर वाले हैं। एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और प्रीमेच्योर प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर भी है। एडवर्स इफेक्ट्स इज फ्यूअर देन TCAs, ठीक है, इनके एडवर्स इफेक्ट्स TCA से कम होते हैं, लेकिन ये क्योंकि सेरोटोनिन वाले ड्रग्स हैं तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकते हैं, GI डिस्ट्रेस करवा सकते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सेक्रीजन SIADH करवा सकते हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी ये करवा सकते हैं, ऑर्गेस्मिया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डिक्रीज लिबिडो, मैनिया प्रेसिपिटेशन इफ अंडरलाइंग बाइपोलर डिसऑर्डर, ये मैनिया के प्रेसिपिटेशन भी करवा सकते हैं। इट नॉर्मली टेक्स 4 to 8 वीक्स फॉर द एंटी डिप्रेशन टू शो एप्रिशिएबल इफेक्ट, ठीक है। तो इनको 4 to 8 वीक्स लगते हैं अपने एप्रिशिएबल इफेक्ट को शो करने के लिए। तो हमने देखा था कि जो बुस्पायरोन है उसको सिर्फ 1 to 2 वीक्स लग रहे थे, तो वो उसका गुड पॉइंट था, वो उस टाइम उसके लिए लेट नहीं था। यहाँ पे जो 4 to 8 वीक्स है वो काफ़ी लंबा टाइम है, तो वो 1 to 2 वीक्स एज़ कम्पेयर टू 4 to 8 वीक्स कम है, तो इस वजह से वो भी एक गुड पॉइंट था बुस्पायरोन का। यहाँ पे हमने देखा कि बुस्पायरोन टेक्स ओनली 1 to 2 वीक्स टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। तो ये सारे गुड पॉइंट्स हैं बुस्पायरोन के। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRI, इसमें वेनलाफैक्सिन है और डेसवेनलाफैक्सिन है, 2 तो वेनलाफैक्सिन वाले ही हो गए। फिर डुलोक्सेटीन है, तो ये डुलोक्सेटीन जो है वो SSRI के फ्लूऑक्सेटीन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये D से स्टार्ट होता है। और लेवोमिलनेसिप्रान और मिलनेसिप्रान, ठीक है, तो वो जो थे वो एसिटालोप्राम था और सीटालोप्राम, उनके प्राम था, इनका प्राण है, N और M का फ़र्क है। मैकेनिज़्म इनहिबिट 5-HT नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगे। क्लिनिकल यूज़ इनका भी डिप्रेशन, एंजाइटी और डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इसको यूज़ करते हैं। वेनलाफैक्सिन इज आल्सो इंडिकेटेड फॉर द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, OCD। डुलोक्सेटीन एंड द मिलनाक्सिप्रान आर आल्सो इंडिकेटेड फॉर द फिब्रोमियाल्जिया। तो एक तो इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो एक टर्म डिफरेंट है इसमें, और दूसरी इसमें फिब्रोमियाल्जिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी और फिब्रोमियाल्जिया। वेनलाफैक्सिन को हम यूज़ करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर में, पैनिक डिसऑर्डर में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, एक पैनिक डिसऑर्डर हो गया, एक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया।
और एक OCD हो गया। तो ये पैनिक और एंजाइटी और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सिनोनिम्स लगती हैं, और OCD इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है। डुलोक्सिटिन और मिलनेसिप्राम जो है वो हम यूज़ करेंगे फिब्रोमियाल्जिया के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स में ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, स्टिमुलेंट इफेक्ट्स हैं इनके, और सडेशन करवाएंगे, सेक्सुअल डिसफंक्शन, नोजिया। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं एमिट्रिप्टाइलिन, नोरट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामीन और डेसिप्रामीन और क्लोमिप्रामीन, डॉक्सिपिन और अमोक्साबाइन। मैकेनिज्म है TCS इनहिबिट्स द 5-HTNG नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक। इन्होंने भी जो है वो सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक को इनहिबिट करना है। क्लिनिकल यूज़ इनका जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन, मिग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, OCD में क्लोमिप्रामीन और नॉक्टर्नल इनोरिसिस इमिप्रामीन। ठीक है, तो इसने जो है वो नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करना है। तो ये जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं इनके नाम में भी आ रहा है, तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूज़ करेंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी और क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन, तो ये जो है ये न्यूरोपैथिक यानी दोनों न्यूरोपैथिक और न्यूरोपैथी ये वाले याद रहेंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन। मिग्रेन में भी TCS को यूज़ कर लेते हैं। OCD, ठीक है, जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो OCD में यूज़ किए जा सकते हैं, ख़ासतौर में इसमें यूज़ करेंगे क्लोमिप्रामीन। और नॉक्टर्नल इनोरिसिस जो है वो इसमें स्पेसिफिक है, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इमिप्रामीन। एडवर्स इफेक्ट्स में है सडेशन, अल्फ़ा-1 ब्लॉकिंग इफेक्ट्स, इनके अल्फ़ा-1 ब्लॉकिंग इफेक्ट्स हैं, सडेशन है। अल्फ़ा-1 ब्लॉकिंग इफेक्ट्स में आता है पोस्चरल हाइपोटेंशन और एट्रोपिन लाइक यानी एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स। एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम एट्रोपिन लाइक एडवर्स इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें अल्फ़ा-1 ब्लॉकिंग इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो एट्रोपिन लाइक और एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स है उसमें टैकीकार्डिया है, यूरिनरी रिटेंशन और ड्राई माउथ। ठीक है, टर्शरी TCAs यानी एमिट्रिप्टाइलिन है मोर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स दैन द सेकेंडरी TCAs यानी नोरट्रिप्टाइलिन। दे कैन आल्सो प्रोलॉन्ग द QT इंटरवल। ट्राईसाइक्लिक, इनके नाम में भी 3 दफ़ा C आ रहा है, तो ये कन्वर्जेंस, कॉमा और कार्डियोटॉक्सिसिटी करवा सकते हैं, एरिथमियाज करवा सकते हैं ड्यू टू द सोडियम चैनल इनहिबिशन। आल्सो कॉजेज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपरपायरिक्सिया। कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेशंस आर मोर कॉमन इन दी ओल्डर अडल्ट्स ड्यू टू द एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो कन्वर्जेंस है, कॉमा है, कार्डियोटॉक्सिसिटी है, एरिथमियाज हो रही हैं क्योंकि सोडियम चैनल इनहिबिशन हो रही है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, हाइपरपायरिक्सिया है। कंफ्यूजन और हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं, वो ओल्डर अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं ड्यू टू दी एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से कंफ्यूजन और हेलुसिनेशंस ओल्डर अडल्ट्स में हो रही हैं। सेकेंडरी अमाइंस दैट इज़ नोरट्रिप्टाइलिन बेटर टॉलरेटेड। जो सेकेंडरी अमाइंस हैं इनमें जिनमें नोरट्रिप्टाइलिन आता है वो बेटर टॉलरेटेड हैं। एमिट्रिप्टाइलिन जो है वो टर्शरी TCA है, नोरट्रिप्टाइलिन सेकेंडरी TCA है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्शरी वाले हैं वो एमिट्रिप्टाइलिन जो है उसकी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो हैं वो सेकेंडरी वालों से ज़्यादा हैं। ट्रीटमेंट इनकी हम करते हैं बाइकार्बोनेट टू प्रिवेंट एरिथमियाज। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इनमें आता है ट्रानाइल सिप्रोपीन, फेनलजीन, आइसो कार्बोक्साजिड, सैलेजलीन इसमें याद रहता है, ये सेलेक्टिव माओबी इनहिबिटर है। और आइसो कार्बोक्साजिड, फेनलजीन और ट्रानिल सिप्रोमीन, तो ये सिप्रोमीन है, फेनलजीन है, और इसमें जो आइसो कार्बोक्साजिड और सैलेजलीन। मैकेनिज्म जो है नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिशन, इंक्रीज लेवल्स ऑफ द अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो माओ इनहिबिशन कर देंगे तो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन के लेवल ज़्यादा होंगे। माओ इनहिबिट करने से नोरेपिनेफ्रिन वगैरह के लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे। क्लिनिकल यूज़ इनका एटिपिकल डिप्रेशन, एंजाइटी और पार्किंसन डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट है इनका CNS स्टिमुलेशन। ठीक है, CNS स्टिमुलेशन है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड मोस्ट नोटेबली विद इंजेक्शन ऑफ टायरामीन। हाइपरटेंसिव क्राइसिस ये करवा सकते हैं अगर हम माओ इनहिबिटर्स को टायरामीन के साथ ले लेंगे। तो जो टायरामीन कंटेनिंग फूड्स हैं वो हम ये वाले ड्रग्स के साथ नहीं लेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद SSRI TCAs, स्टीफन जॉन्स वार्ड, बेपेरिडीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन,
pseudoephedrine, linezolid to avoid precipitating serotonin syndrome. Wait 2 weeks after stopping MAO inhibitors before starting serotonergic drugs or stopping dietary restrictions. तो 2 वीक्स का हम गैप डालेंगे MAO inhibitors को स्टॉप करने के बाद, इससे पहले कि हम कोई भी serotonergic ड्रग्स जो हैं वो स्टार्ट करें, और स्टॉपिंग डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। और जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हम कर रहे थे उनको स्टॉप करने से पहले भी हम 2 वीक्स का जो है वो गैप डालते हैं। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में जो है वो आता है बुप्रोपियोन, मिडाज़ापिन, ट्रेजोडोन, वेरेनिकलीन और विलाजोडोन और वोटियोक्सिटीन। ये 3 वी एंड में आ जाते हैं, जबकि बुप्रोपियोन, मिडाज़ापिन और ट्रेजोडोन जो है वो BMT जो है वो ऊपर आएंगे। बुप्रोपियोन इनहिबिट्स द नोरेपिनेफ्रिन एंड DA रीअपटेक। तो ये DA डोपामिन के लिए शायद यूज़ किया गया है। Preclinical and the clinical data demonstrated bupropion acts via the dual inhibition of the norepinephrine and the dopamine reuptake। ठीक है, तो वो DA का मतलब डोपामिन ही था, reuptake which constitutes a novel mechanism of antidepressant action। As such, the bupropion is associated with a unique clinical profile with efficacy comparable to that of other antidepressants। ये एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट है और इसने डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है बुप्रोपियोन इनहिबिट्स नोरेपिनेफ्रिन एंड द डोपामिन रीअपटेक, आल्सो यूज फॉर स्मोकिंग सेसेशन। बुप्रोपियोन को हम स्मोकिंग सेसेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी, स्टिमुलेंट इफेक्ट्स, इसके जो हैं वो स्टिमुलेंट इफेक्ट्स होते हैं जैसे टैकीकार्डिया और इंसोम्निया, हेडिक और सीजर्स इन द पेशेंट विद द बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो हो जाए तो स्टिमुलेंट इफेक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे टैकीकार्डिया, इंसोम्निया, हेडिक, सीजर्स इन पेशेंट्स विद बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिक्रीज रिस्क ऑफ सेक्शुअल एडवर्स इफेक्ट्स एंड वेट गेन कंपेयर टू द अदर एंटीडिप्रेसेंट्स। बुप्रोपियोन का गुड पॉइंट ये है कि ये इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, सेक्सुअल एडवर्स इफेक्ट्स और वेट गेन वाली जो रिस्क है उसको ये डिक्रीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू अदर एंटीडिप्रेसेंट्स। मिडाज़ापिन जो है वो अल्फा-2 एंटागोनिस्ट है, यानी इंक्रीज रिलीज ऑफ द नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। इन्होंने क्या करना है, ये क्योंकि अल्फा-2 एंटागोनिस्ट है इस वजह से इन्होंने नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ करना है। पोटेंट 5-HT2 एंड द 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इन्होंने जो है वो 5-HT2 और 5-HT2 T2 और T3 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं और H1 एंटागोनिस्ट हैं। द टॉक्सिसिटी अगर इनकी हो जाती है तो सडेशन हो जाएगी विच में भी डिज़ायरेबल इन डिप्रेस्ड पेशेंट्स विद इंसोम्निया। तो मिडाज़ापिन जो है वो डिज़ायरेबल है क्योंकि डिप्रेशन में जैसे अगर इंसोम्निया हुआ है तो ये सडेशन करवा देंगे, एपेटाइट इंक्रीज़ करवाएंगे, वेट गेन करवाएंगे, विच में भी डिज़ायरेबल इन अंडरवेट पेशेंट्स, और ड्राई माउथ भी करवाते हैं। तो मिडाज़ापिन ने क्या किया, इन्होंने एक तो नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देना है, दूसरा इन्होंने जो 5-HT2 और 5-HT3 रिसेप्टर हैं उनके एंटागोनिस्ट तरह एक्ट करना है और हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करना है। ट्रेजोडोन प्रीमररी ब्लॉक्स 5-HT2 अल्फा-1 एड्रेनर्जिक एंड H1 रिसेप्टर्स। अब ट्रेजोडोन ने जो है वो 3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, H1 जो है वो मिडाज़ापिन की तरह ही। मिडाज़ापिन ने अल्फा-2 को करना था, उसके नाम में 2 A आ रहे थे, लेकिन ट्रेजोडोन ने सिर्फ अल्फा-1 एड्रेनर्जिक को ब्लॉक करना है और 5-HT2 को करना है। ठीक है, इन सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। आल्सो वीकली इनहिबिट्स 5-HT रीअपटेक और सेरोटोनिन के रीअपटेक को भी वीकली इनहिबिट करना है। यूज primarily फॉर इंसोम्निया, हाई डोजेज आर नीडेड फॉर दी एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स। तो इसको भी इंसोम्निया के लिए यूज़ करते हैं। एंड टॉक्सिसिटी अगर इनकी का हो जाए तो सटेशन होगी, नोजिया, प्रायापिज्म, पोस्चरल हाइपोटेंशन। थिंक ट्राज़ोबोन ड्यू टू द सेडेटिव एंड द मेल स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसमें प्रायापिज्म हो रही है जो कि मेल स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है, और इसमें जो है वो सडेशन हो रही है, नोजिया है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है। वेरेनिकलीन, ठीक है, ये निकोटिनिक स्ट्राइकोनिन रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट है।
इसने जो है वो स्टाइकोलिन का जो रिसेप्टर है, निकोटिनिक स्टाइकोलिन रिसेप्टर का ये पार्शियल अगोनिस्ट है, यूज फॉर स्मोकिंग सेसेशन। तो बुप्रोपियोन के साथ वेरेनिकलिन भी जो है वो स्मोकिंग सेसेशन में यूज़ होता है। टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ठीक है, वेरेनिकलिन हेल्प्स निकोटीन क्रेविंग्स डिक्लाइन। ठीक है, वेरेनिकलिन डिक्लाइन। विलाजोडोन, विलाजोडोन ने 5-HT रीअपटेक को इनहिबिट करना है। 5-HT1 रिसेप्टर का पार्शियल अगोनिस्ट है। तो ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर का था वेरेनिकलिन जो है वो इस पूरे में कहीं भी नहीं आना, सिर्फ यही है जो एस्टाइकोलिन के निकोटिनिक रिसेप्टर का पार्शियल अगोनिस्ट है। बाकी सारे नॉरएपिनेफ्रिन या फिर सेरोटोनिन या फिर डोपामीन के रिसेप्टर्स वगैरह पे एक्ट कर रहे हैं, हिस्टामीन के रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वेरेनिकलिन है इसका ये चीज़ जो है ये डिफरेंट है। विलाजोडोन जो है वो इनहिबिट करेगा 5-HT सेरोटोनिन के रीअपटेक को, एंड 5-HT1A रिसेप्टर का पार्शियल अगोनिस्ट भी है ये। यूज़ फॉर द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, टॉक्सिसिटी इसकी हेडेक, डायरिया, नोजिया, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। मेको सेरोटोनिन सिंड्रोम इफ टेकन विद अदर सेरोटोनर्जिक एजेंट्स, क्योंकि ये जब रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगे तो फिर सेरोटोनिन ज़्यादा होने लगेगा, इसलिए सेरोटोनर्जिक ड्रग्स के साथ देने की वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम भी करवा सकते हैं। वोटिऑक्सिटीन इनहिबिट्स 5-HT रीअपटेक। तो इन्होंने भी सेम विलाजोडोन की तरह इन्होंने 5-HT रीअपटेक को इनहिबिट कर देना है। सेम विलाजोडोन की तरह इन्होंने 5-HT1 रिसेप्टर अगोनिस्ट हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंट पार्ट है वो ये है कि ये 5-HT3 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं। यूज़ फॉर द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सेम विलाजोडोन की तरह ही। टॉक्सिसिटी में नोजिया है और सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंस, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं टॉक्सिसिटी वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी मैच हो रहे हैं इसमें। एक तो नोजिया मैच हुआ है और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स मैच हुए हैं। मेको सेरोटोनिन सिंड्रोम में टेकन विद अदर सेरोटोनर्जिक एजेंट्स, तो ये भी सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकते हैं विलाजोडोन की तरह। उसके बाद आते हैं दी ओपियोइड डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन ड्रग्स। ठीक है, अगर ओपियोइड्स की जो है वो टॉक्सिसिटी हो गई है तो ओपियोइड्स की हमने डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करनी है, किन ड्रग्स के ज़रिए डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, और फिर अगर रिलैप्स हो रहा तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है, रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है। इंजेक्शन ड्रग यूज़ इंक्रीजेज रिस्क फॉर दी HBV, HCV, HIV। ठीक है, अगर इंजेक्शन ड्रग यूज़ किया जा रहा है तो वो HBV, HCV और HIV के इन्फेक्शन के रिस्क को इंक्रीज़ करता है। स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के रिस्क, बैक्टीरियमिया, राइट साइडेड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, डिफरेंट ये हेपेटाइटिस और HIV के इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो सकते हैं इंजेक्शन ड्रग यूज़ की वजह से। स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियमिया हो सकता है यानी सेप्सिस, और राइट साइडेड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। मीथाडोन इसमें हम यूज़ करते हैं, बुप्रीनॉर्फिन है इसमें, नेलोक्सोन है, नेल्ट्रिक्सोन है। मीथाडोन हम यूज़ करेंगे तो ये लॉन्ग एक्टिंग ओरल ओपिएट है। ठीक है, एक तो ये ओरल है और ये लॉन्ग एक्टिंग है। इट इज़ यूज फॉर द हीरोइन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, हीरोइन अगर किसने ज़्यादा ली है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इसको, और ये लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी भी प्रोवाइड करेगी। बुप्रीनॉर्फिन है, ये पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट है। ठीक है, बुप्रीनॉर्फिन जो है वो एक पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट है। सबलिंगुअल फॉर्म यानी फिल्म की फॉर्म में इसको देंगे। सबलिंगुअल यानी ज़बान के नीचे रखने वाली इसकी फॉर्म होती है एक। यूज टू सप्रेस द विड्रॉल एंड फॉर द मेंटेनेंस थेरेपी, तो इसके जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं ओपियोइड्स के उसको सप्रेस करती है ये, और मेंटेनेंस थेरेपी में इस वजह से यूज़ हो रही है। पार्शियल अगोनिस्ट कैन प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, तो ये विड्रॉल सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं इन ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स और व्हेन एडमिनिस्ट्रेड शॉर्टली आफ्टर द यूज़ ऑफ फुल एगोनिस्ट। ठीक है, अच्छा, बुप्रीनॉर्फिन जो है वो पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट है। ठीक है, इसको हम सबलिंगुअल फॉर्म में दे रहे होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स को ये सप्रेस करता है और मेंटेनेंस थेरेपी में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। पार्शियल अगोनिस्ट कैन प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम्स, तो पार्शियल अगोनिस्ट जो हैं वो विड्रॉल सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं इन ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, वैसे हम इसको विड्रॉल सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे।
और अगर हम इसको फुल अगोनिस्ट के बाद देंगे तो भी विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यानी उल्टा जो है वो सिम्टम्स होने लग जाएंगे अगर हम ओपियोड डिपेंडेंट में दे रहे हैं और अगर हम फुल एगोनिस्ट में जो है वो दे रहे हैं। नैलोक्सोन शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड एंटागोनिस्ट, ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। गिवन इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और नेजल स्प्रे, 3 तरीके से इसको दे सकते हैं, इंट्रावीनस भी है, इंट्रामस्कुलर भी है, नेजल स्प्रे भी है, टू ट्रीट एक्यूट ओपियोइड ओवरडोज पार्टिकुलरली टू रिवर्स रेस्पिरेटरी एंड सीएनएस डिप्रेशन। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ओपियोइड ले लिया है और एक्यूटली उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी और सीएनएस डिप्रेशन हो रही है, तो फौरी तौर पे शॉर्ट एक्टिंग नैलोक्सोन हम दे देंगे। इसको नेजल स्प्रे के फॉर्म में या इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर फॉर्म में दे सकते हैं। नैल्ट्रिक्सोन ये लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। अब नैलोक्सोन और नैल्ट्रिक्सोन दोनों मिलते जुलते नाम है, लेकिन नैल्ट्रिक्सोन वाला नाम जो है वो लंबा है नैलोक्सोन के कंट्रास्ट में, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग ओरल ओपियोइड है ये। नैलोक्सोन इस वजह से शॉर्ट एक्टिंग है क्योंकि इसका नाम भी शॉर्ट है, और नैल्ट्रिक्सोन लॉन्ग एक्टिंग है क्योंकि इसका नाम भी लॉन्ग है। लॉन्ग एक्टिंग ओरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ओरल है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, यानी कि हैं ये दोनों ही एंटागोनिस्ट। यूज्ड आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने दफ़ा ओपियोइड की डिटॉक्सिफिकेशन करवा दी हो, टू प्रिवेंट रिलैप्स, ताकि कहीं रिलैप्स ना हो जाए। मे हेल्प अल्कोहल एंड निकोटीन सेसेशन, तो निकोटीन और अल्कोहल की सेसेशन में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं और ये वेट लॉस भी करवाएगा। यूज़ नैल्ट्रिक्सोन फॉर द लॉन्ग ट्रैक्स बैक टू सोब्रिटी, ये एक निमोनिक है, तो ये चीज़ हम वैसे भी याद रख सकते हैं कि नैल्ट्रिक्सोन और नैलोक्सोन, ठीक है, दोनों ही एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। नैलोक्सोन शॉर्ट है, नैल्ट्रिक्सोन लॉन्ग है। नैलोक्सोन को हम देते हैं इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और नेजल स्प्रे के फॉर्म में, ऑरली नहीं दे सकते, पर नैल्ट्रिक्सोन को हम ऑरली दे सकते हैं। नैलोक्सोन को हम एक्यूटली यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम सीएनएस और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रिवेंट कर लें। नैल्ट्रिक्सोन को हम पूरी की पूरी डिटॉक्सिफिकेशन के बाद देते हैं ताकि हम रिलैप्स को रोक सकें। तो इन दोनों का ये अच्छा कंपैरिजन हो गया। और बुप्रीनॉर्फिन को भी हमने देख लिया, ये इसका नाम भी बहुत डिफरेंट है और ये सबलिंगुअल फॉर्म में देते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी में यूज़ करते हैं, और विड्रॉल सिम्टम्स ये करवा सकता है अगर हम ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स में देंगे, या फिर हम जो है वो फुल एगोनिस्ट के बाद इसको देंगे क्योंकि ये एक पार्शल एगोनिस्ट है। मिथाडोन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, ये हीरोइन के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा साइकेट्री वाला जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आज हमने जो है वो पेज 600 तक कवर कर लिया है।